हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप जो कि नई एनसीईआरटी क्लास 8 सोशल साइंस के टेक्स्ट बुक की सेकेंड चैप्टर है। ओके, तो आज हम लोग इस चैप्टर को पूरी कवर करेंगे, लेकिन वन शॉट वीडियो के हिसाब से। मतलब ये जो है, देखिए आपका करीबन 40 पेजेस का ये चैप्टर है। इसको हम लोग बहुत कॉन्साइसली बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हुए आज हम आपको बताएंगे, ताकि आने वाले आपके एग्ज़ाम्स में आप बढ़िया परफॉर्म कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स। तो द फर्स्ट थिंग जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट एंड द डेफिनेशन ऑफ मेडिवल पीरियड इन इंडिया। देखिए, ये जो पीरियड है 11th to 17th सेंचुरी इन इंडिया, इसी को बोला जाता है लैटर मेडिवल पीरियड। और अगर आप यूरोपियन हिस्ट्री को देखिएगा तो वहाँ पे जो है मेडिवल का मतलब हो रहा है बिटवीन द एजेस। कौन से एजेस भाई? बिटवीन द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर विच इज़ 5th सेंचुरी कॉमन एरा एंड द रेनेसा दैट इज़ 14th to 16th सेंचुरीज कॉमन एरा। देखिए, ये यूरोपियन कंसेप्ट है वो परफेक्टली इंडियन टाइमलाइन के साथ फिट नहीं करता है, लेकिन फिर भी हिस्टोरियंस कभी कभार इस वर्ड को कन्वीनियंस के लिए यूज़ करते हैं। कौन से वर्ड? मिडिवल पीरियड को। देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपको ये जानना है कि ये वो दौर था, ये मिडिवल पीरियड वो दौर था जब हमारे ऊपर रिपीटेड फॉरेन इन्वेजन्स हुए, जिसकी वजह से रिस्ट्रक्चरिंग हुआ। किसका? इंडियाज पॉलिटिकल ज्योग्राफी का। एंड ऑल्सो नए नए किंगडम्स, पावरफुल किंगडम्स डिफरेंट रीजन्स में उनका उदय हुआ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आफ्टर दिस लेट्स टॉक अबाउट द फॉरेन इन्वेजन्स एंड द रीशेपिंग ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज। तो देखिए, मेजर कॉजेस ऑफ इन्वेजन्स क्या थे? स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये आपको एमसीक्यू के हिसाब से पूछे जा सकते हैं। देखिए, मेजर कॉजेज जो थे वो था वेल्थ ऑफ इंडियाज सिटीज एंड टेम्पल्स, जिसके बारे में पूरा दुनिया में लोग बताया करते थे कि भाई ये तो बहुत ही रिच कंट्री है। कुछ समझ में आया आपको? आज जैसे लोग यूएसए के बारे में बोलते हैं, भाई बहुत रिच है, वहाँ जाने से लाइफ बन जाएगा, बहुत तनख्वाह मिलती है, हैं? तो एक समय में आप सोच सकते हो अपने देश के बारे में बोला जाता था। नेक्स्ट, पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन आफ्टर अर्लियर एम्पायर्स वीकेंड। मतलब बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स में पॉलिटिकली बढ़ गए थे, क्योंकि जो पावरफुल एम्पायर्स थे वो कमज़ोर पड़ने लगे थे। उसके साथ ही साथ एक रिलीजियस मोटिव भी था। सम रूलर्स एम टू स्प्रेड देयर फेथ इवन बाय वायलेंस। अनदर जो था कॉज ऑफ इन्वेजन वो था स्ट्रैटेजिक लोकेशन, दैट इज एक्सेस टू ट्रेड रूट्स एंड फर्टाइल लैंड, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से रुपया पैसा बाहर ले जा सके, अर्न कर सके। और याद रखिएगा, जो कुछ इन्वेडर्स थे जो यहाँ बताया है, वो अपने धर्म को यहाँ पे वायलेंस से भी स्प्रेड करना चाहते थे। ओके, नाउ मेन इन्वेडिंग ग्रुप्स कौन थे भाई? टर्किक एंड अफगान डायनेस्टीज फ्रॉम सेंट्रल एशिया, उसके बाद में मंगोल रिलेटेड ग्रुप्स एंड अल्टीमेटली द मुगल डायनेस्टी। ओके, तो अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, जो कि 1206 से 1526 कॉमन एरा के बीच में आती है। देखिए, आफ्टर द डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान इन 1192 CE, दिल्ली इमर्ज एज ए पावर सेंटर एंड द सल्तनत कंप्राइज्ड ऑफ 5 डायनेस्टीज। कौन कौन से थे? आपको कम से कम नाम याद रखना है। मामलुक स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सईद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। इनके की फीचर्स क्या थे? देखिए, जो इम्पोर्टेंट फीचर्स थे वो थे आपके, उन्होंने एक्सपेंशन किया थ्रू मिलिट्री कैंपेन्स। रूल इन्वॉल्व्ड हेवी टैक्सेशन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से रुपया ऐंठा जा सके। प्लंडर and often violent transitions, धर्म परिवर्तन। Many sultans came to power by deposing or killing predecessors, अपने पूर्वजों को हत्या करके, मार के, बंदी बना करके, ओके, अपने पिताजी को खास तौर पे
वो लोग खुद राजा की गद्दी पे बैठते थे. You see, cities like Delhi were cultural political centers, and resistance from kingdoms like Eastern Ganga, Odisha, and Hoysalas, Karnataka maintained a multipolar political landscape. तो ऐसा नहीं है कि ये जो चाहे कर सकते थे. There was resistance. ये बात आपको याद रखना है. ओके, तो इस दौर के की रूलर्स और इवेंट्स क्या थे? फर्स्ट, Alauddin Khilji. Now he expanded empire north into the Deccan via Malik Kafur. He also fought Mongol invasions and imposed strict market controls and maintained a large army. Next है आपका Muhammad bin Tughlaq. He was an ambitious but impractical. उसके जो policies थे ambitious थे लेकिन impractical थे. He shifted capital from Delhi to Daulatabad, and token currency experiment was used. His rule saw widespread discontent. This is important. Next था आपका Taimur's invasion, that in the year 1398, and this caused massive destruction of Delhi, large scale slaughter and enslavement. याद रखिए, this ended Tughlaq's power. तैमूर के इन्वेशन ने तुगलक के पावर को एंड किया and paved way for the Lodhis. नेक्स्ट है आपका रेजिस्टेंस टू द सल्तनत. क्या थे भाई रेजिस्टेंस? फर्स्ट है आपका ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, नरसिम्हा देवा वन, who defeated Bengal governors and built Konark Sun Temple. नेक्स्ट है आपका मुसुनुरी नायकर्स, तेलुगु chieftains. 75 chiefs aided to expel sultanate from Warangal. उसके बाद है Hoysalas. इनका गढ़ कर्नाटक में था. Held Karnataka against sultanate until weakened and absorbed by Vijayanagara. उसके बाद है राणा कुंभा of Mewar and Rajasthan. He defended Rajput lands successfully. इसके बाद में आता है Vijayanagara Empire from 1336 to 1646. It was founded by Harihara and Bukka after breaking from Delhi's control, and peak was under Krishna Devarya. याद है ना, ये वही राजा है जिनके अंदर तेनाली रमन काम किया करते थे. ओके, जिनकी कहानियां हम लोग बचपन में पढ़े हैं. And he caused large military expansion, cultural renaissance, temple grants, patronage of literature in multiple languages. And he also fought Bahmani Sultanate and later Deccan Sultanates. देखिए, economy and culture thrived in this period, and massive temples like Vithila in Hampi and advanced irrigation and vibrant trades, including horses from Portuguese, were accomplished. Now, this empire has a decline after the Battle of Talikota in 1565. The city was destroyed. Fragmentation into Nayaka states was possible. तो इनका fragmentation हो गया टूटने के बाद. Okay, so the next, let us talk about the Mughal Empire from 1526 to 1857. First, we will talk about Babur from 1526 to 1530. He was the descendant of Taimur and Chengiz Khan and won the first battle of Panipat 1526 using artillery and matchlocks, and he left memoirs, Bahurnama, and Candid, which has candid observations of India. Next was Humayun, who lost empire to Sher Shah Suri briefly and regained before early death. And then we have Akbar from 1556 to 1605. His reign was during this era, and he began as a ruthless conqueror. You can learn about it from the siege of Chittorgarh with mass killings. Now later he adopted policies of religious tolerance. He abolished Zigya tax, marriage alliances with Rajputs were made, and interfaith dialogues, Suli Kul
policy was made. Now, administrative reforms were made like Mansabdari and Jagirdari systems were maintained. हिस्ट्री का चैप्टर. Next, we will talk about Jahangir and Shah Jahan. Well, Jahangir, he continued expansion and was patron of arts. What about Shah Jahan? He is remembered for architecture, mainly Taj Mahal and Red Forts. And finally, we have Aurangzeb from 1658 to 1707. He expanded empire to largest extent, but reimposed jizya, destroyed temples, fought constant Deccan wars, and his religious policies and endless campaigns drained the treasury. After his death, Mughal decline accelerated. This is something we learn from history. मतलब क्या बात है? आपको टॉलरेंस रखना पड़ेगा हर एक के लिए. जब आप राजा हो तो आपके प्रजा बहुत रकम के होंगे, तो सबके लिए आपको सोचना पड़ेगा. नहीं तो आप जब मर जाओगे ना, तो उसके बाद में आपका साम्राज्य को कोई बचाने वाला, पालन करने वाला बचेगा ही नहीं, जो कि हुआ था औरंगज़ेब के बाद में. ओके, अच्छा. नाउ अब हम लोग रीजनल रेजिस्टेंस टू मुगल्स, कहाँ से रेजिस्टेंस मिला था, इनके बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स. ये बहुत ज़रूरत है. ओके, फर्स्ट वाज रानी दुर्गावती, who was a gone queen, and उन्होंने she fought Mughal invasion and died in battle rather than surrender. उसके बाद आता है राजपूत. महाराणा प्रताप के बारे में कौन नहीं जानता है. He resisted Akbar, used guerrilla warfare with Bhil support. Next we have Durga Das Rathod. He protected Marwad's independence under Aurangzeb. And then we have Ahoms of Assam. We have got, in this case, you have already learnt about the pike system, which is public labor or military service in exchange for land rights. And they won the Battle of Saraighat 1671 under Lachit Borphukan, and they defeated much larger Mughal force. And then we have Sikhs, who founded by Guru Nanak and persecuted under Jahangir and Aurangzeb. Guru Tegh Bahadur martyred for defending Kashmiri Pandits, and Guru Gobind Singh created Khalsa, martial order that resisted Mughals. Later, under Maharaja Ranjit Singh, they built powerful Sikh empire. Okay, now let us talk about administration. Well, Delhi Sultanate. Now here Sultan has supreme authority, and Iqta system was there with governors who were the Iqtadars. They collected revenue and maintained troops. Heavy tax burden on peasants was there. Okay, उसके बाद आपका Mughals आता है. Now, Mughals, they divided the empire into Subah province, each with finance, diwan, military, Mir Bakshi, household public works, khani saman, and religious affairs, Sadar. Okay, साथ ही साथ यहाँ पे मनसाबदारी सिस्टम भी था, where officials were given rank mansab and paid via jagirs, land revenue rights. Now, there was an efficient revenue collection under Todar Mal using land surveys. Okay, so now we will talk about economy and society aspects. You see, agriculture, it was mainstay. Irrigation expansion boosted productively. What about crops? Well, rice, wheat, sugarcane, cotton and spices were having large production in the fields, right? Next, peasant burden. They had to surrender 1/5 to half of produce as revenue. Crafts and industries. There was weapon making, textiles, cotton and silk, and shipbuilding. Now, India
was equal to export plus surplus economy, and we traded textiles, spices, gems, and on the other hand imported luxury goods, horses and metals. Now we had in this period hundi system, which is basically early banking instrument for long distance trade. Remember, here temples were equal to religious plus economic hubs. Land grants financed local economies, markets, and lodging for pilgrims. Now, economic stress was there in the late 1600s because of high taxes, land loss, and bonded labor. ओके फाइनली अब हम लोग कल्चरल लाइफ के बारे में पढ़ते हैं. डिस्पाइट वारफेयर, आर्ट, आर्किटेक्चर, म्यूजिक एंड लिटरेचर फ्लरिश्ड. याद रखिए ये चीज़. सल्तनत के बारे में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर वॉज प्रिवलेंट, जैसा कि आप कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स या अलाई दरवाजा में देख पाओगे. इवन विजयनगरा टेम्पल्स which have elaborate carvings and musical pillars. And then we have Mughal architecture, forts, palaces, mosques and gardens. And also syncretic culture developed, blending Indian and Persian Turkic traditions. तो फिर अगर इस चैप्टर में अगर हम सोचे समराइज करते हुए कि क्या हमने सीखा, तो देखिए हमने देखा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वर्सेस कल्चरल ग्रोथ. India saw frequent conquest but remained at center of art, learning and commerce. Next, geography as resistance. हमने देखा kingdoms like Ahoms and Vijayanagara used terrain advantage, okay, for resistance. फिर हमने देखा religious policy spectrum, tolerance by Akbar, some Vijayanagara rulers. And then हमने intolerance या aligned religious wars भी देखे by Aurangzeb and some Sultanate rulers. हमने economic resilience देखा, trade networks, agricultural base and decentralized social institutions allowed recovery after repeated invasions. Okay? और हमने local agency के importance को देखा. Regional powers, tribal groups and communities often shaped history rather than being mere victims.